तो आगे की शुरू करते हैं। सब्जेक्ट इको क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 ग्रामीण विकास और पार्ट तीसरा है। अब आते हैं जो कृषि है वो उसकी विपणन व्यवस्था। विपणन मतलब मार्केटिंग व्यवस्था। अब जैसे मान लीजिए आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हो सकता है आप पटना में रहते हो सकता है आप कहीं भी हैदराबाद में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो। अब किसान कहाँ उगाता है, केला कहाँ होता है, अधिकतर आंध्र प्रदेश वगैरह होता है, वो वहाँ से आपके पास पहुँचता है। जो चिप्स की आलू होती है गाँव में होती है, लेकिन सुबह सुबह आपको चिप्स मिल जाता है। लेकिन ये कैसे होता है, ये होता कैसे? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप तक भोजन कैसे पहुंचता है, या फिर आपके पास जो कृषि उत्पाद है कैसे, आप मछली खाते हैं या मुर्गी खाते हैं या फिर बकरा खाते हैं, ये कहाँ होता है, गाँव के अंदर होता है, लेकिन आपको ये मिल जाता है काफ़ी इजीली, है ना। क्यों? शहरों में आपके पास पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं विपणन व्यवस्था, यानी मार्केटिंग सिस्टम बढ़िया से बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, सप्लाई चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लाई चैन बोलते हैं ना। एक दूसरे में सब जुड़े हुए हैं, तभी आपके पास तो सामान पहुंच जाता है। सुबह सुबह जाते हैं, भैया 1 लीटर दूध दे दो, लेकिन आप नहीं जानते दूध के लिए बेचारा किसान उठा होगा, गैया का दूहा होगा, फिर तो आपके पास पहुंचा है। इसमें क्या है, सबसे पहले उत्पादन होता है, किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है। हो सकता है फल का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, मुर्गी का उत्पादन हो, मछली का उत्पादन हो, तो सबसे पहले उसको उत्पादन किया जाता है, फिर संग्रह किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका भंडारण किया जाता है। अब भंडारण मतलब इकट्ठा करना ही भंडारण होता है, मतलब उसको स्टोर करके रखा जाता है। फिर आता है प्रसंस्करण, मतलब चीज़ों को कुछ चीज़ बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको जूस पीना है, मैं जूस का एग्जांपल दे रहा हूँ। जूस पीना है तो सबसे पहले मैंगो ग्रो किया, उसको इकट्ठा किया, फिर उसने एक फैक्ट्री में ले गया उसका क्या किया, आम से मतलब जूस निकाला तो प्रसंस्करण किया, फिर उसको परिवहन किया, ट्रांसपोर्टेशन किया, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पता नहीं कहाँ कहाँ भेजना है उसको किया। फिर पैकिंग होता है ना, हालांकि पैकिंग इसमें पहले ही आ जाएगा। पैकिंग होता है, वर्गीकरण होता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, मंडी में जाते हैं तो एक भैया होते हैं रेडी वाले, है ना, मान लेते हैं रेडी वाले हैं, तो उसमें बोलेंगे एप्पल रखा हुआ, उनके यहाँ क्या रखा हुआ है, एप्पल रखा हुआ है। तो एक एप्पल 100 रुपये के बेचते हैं, एक एप्पल 80 का बेचते हैं, एक एप्पल 60 रुपये के बेचते हैं। इसका क्या मतलब, वर्गीकरण, कि भैया A1 एप्पल है, ये A2 एप्पल है, ये A3 है ना। इस प्रकार के एप्पल का कैटेगरी बना देते हैं, यानी वर्गीकरण उसका कर देते हैं कि ये चीज़ इतना है, ये चीज़ इतना है। जैसे चावल तो सभी होते हैं, लेकिन बासमती चावल महंगा होता है, उसका वर्गीकरण समझ लो। वितरण का मतलब उसका फैलाव, यानी उसकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है, कहाँ कहाँ बट रहा है, मतलब वो कहाँ कहाँ जा रहा है। आता है जो विपणन व्यवस्था है, यानी मार्केटिंग है, किसानों को कैसे और मजबूत करता है। तो उसके लिए क्या किया जाए, यानी क्या किया जाए कि विपणन की व्यवस्था अच्छा हो, ताकि किसानों का इनकम डबल हो जाए। मोदी जी बोलते हैं ना, किसानों का इनकम 2022 तक होना चाहिए, है ना, 2022 तक किसानों का इनकम डबल करना है। लेकिन पता नहीं ये बताते क्यों नहीं है कि पहले किसान का इनकम कितना था। हमारे यहाँ फसल उत्पादन तो डबल है, तिब्बल है, लेकिन जो किसानों की इनकम है ना, आज भी वही कॉन्स्टेंट है, रुकी हुई है। कि सबसे पहले हमें जो व्यवस्था है वो पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी इन द सेंस कि हमें क्या हो रहा है मार्केट में हमें दिखना चाहिए, किसान को भी दिखना चाहिए। वरना कई बार ये लोग क्या करते हैं, आप जाओगे जहाँ पे अनाज बिकता है मंडी में, तो जो खरीदने वाले होते हैं, दलाल कह सकते हो या बिचौलिया कह सकते हो, तो क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं 4-5 लोगों की, बोलते हैं कि आज भाई टमाटर जो है ना, किसान लेकर आएगा टमाटर, हमें 10 रुपये से ज़्यादा देना ही नहीं है। तो आप किसी के पास जाओगे तो 10 रुपये ही बोलेगा, तो किसान का मान लो लागत 12 रुपये, तो बोलेगा यार तो नुकसान हो गया, है ना। तो लोग 10 रुपये से ज़्यादा नहीं देता। पारदर्शी व्यवस्था होना चाहिए, सरकार को रेट फिक्स करना चाहिए, इससे नीचे नहीं ले सकते। आपने कई बार देखा होगा, दूध किसान फेंकते हैं, अंडा तो खैर नहीं फेंकते, टमाटर फेंकते हैं, आलू फेंकते हैं। क्यों? उनकी जो लागत मूल्य है वो भी काफ़ी कम मिलता है। फिर आता है आधारभूत संरचना बनाना चाहिए, यानी कोल्ड चेन बनाना चाहिए। कोल्ड चेन समझते हो, अपने गाँव वगैरह में रहते होंगे तो बोलते हैं ना, ठंडा घर है, क्या है, ठंडा घर। आप अगर आज़ादपुर सब्जी मंडी जाओगे तो वहाँ पर बड़े बड़े बने हुए ठंडा घर। इसमें क्या होता है, जो किसान होता है अपना फसल उगाता है, मान लो कि कोई चीज़ है, आम है, मान लेते हैं आम है, यानी मैंगो है, उसका मार्केट में 40 रुपये भाव चल रहा है। कितना चल रहा है? 40 रुपये भाव चल रहा है। तो वो कहता है नहीं यार, अभी बेचूंगा तो नुकसान हो जाएगा, हो सकता है कि ठंडी में आम बेचूँ तो महंगा मिले। अब वो आम रखेगा कहाँ, तो कोल्ड स्टोर में रखता है। कहाँ रखता है? कोल्ड स्टोर में रखता है। तो आम वहाँ पर मान लो उसको रखने का कुछ खर्चा भी आएगा, तो आने वाले समय में ठंडे में आम मान लो 100 रुपये किलो भी बिकेगा, तो उसको फायदा होगा या नहीं? जरूर, जाहिर सी बात है उसको फायदा होगा। तो हमें आधारभूत संरचना में विकास पे ध्यान देना चाहिए। ठंडा घर अधिक से अधिक बनाना चाहिए, सरकार को ये काम करना चाहिए, इसे प्राइवेट प्लेयर भी आना चाहिए। फिर आता है प्रसंस्करण इकाई, यानी सरकार को क्या करना चाहिए। अब किसान है, बहुत सारे चीज़ उत्पादन कर लेते हैं, उसको बनाने के लिए उनके पास फैक्ट्री नहीं होता, तो आसपास फैक्ट्री लगा देना चाहिए, ताकि वो क्या करें, अपना सामान को ईजिली किसी दूसरे सामान में बेच सके। जैसे आम होता है, कच्चा आम का हम क्या बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं। तो उसके लिए फैक्ट्री तो हो कम से कम, जहाँ पे अचार बनाया जाए, या फिर ऐसे साधन तो हो। ठीक है। फिर आता है सहकारी समिति। सहकारी समिति एक समूह होता है, लोगों को केवल किसी एक प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हो सकते हैं। हो सकता है दूध से जुड़े हों, किससे, दूध से जुड़े हों, ठीक है, गन्ना से जुड़े हों,
ठीक है, इस प्रकार के जो चीज़ें आती है। आपने दूध पिया है, अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल की जो विपणन संस्था है उसको हम क्या बोलते हैं, अमूल बोलते हैं। कि आनंद गुजरात में है ना, भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री कंपनी भी है अमूल। तो क्या है, सहकारी समिति है। अगर बिहार से है तो आपने जरूर दूध पिया होगा, सुधा। कौन सा दूध, सुधा पिया होगा। ये भी क्या है, एक सहकारी समिति है। अब गन्ना का जो है, गन्ना वगैरह आप जाओगे तो महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पे सहकारी समितियों में गन्ना काफ़ी अच्छा काम किया है। फिर आता है कि विपणन व्यवस्था के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं एमएसपी, यानी जो मार्केटिंग है उसके अंदर एमएसपी सरकार देती है। एमएसपी इसलिए देती है ताकि आपका जितना फसल उत्पादन हुआ है उसके कुछ फालतू पैसा सरकार आपको देती है, ताकि आपका जितना, मान लो कि आपने खेती किया, आपने 100 रुपये लगाया, लेकिन मार्केट में उसका दाम 70 रुपये मिला, तो सरकार कहती है भाई कि आप उगाओ, कोई टेंशन, मतलब आपका जितना लगाया ना उसको हम 50% प्लस करके दे देंगे, है ना। तो 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है। कितना होता है, 50। 50 प्लस 100 कितना हो गया, 150 रुपये आपको दे देगा। कहती है कि आपका जितना पैसा लगाया ना हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एमएसपी बोलते हैं, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मार्केट कुछ भी हो जाए, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर आता है भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई। क्या आता है, एफसीआई 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या करता है, जो किसान जो होते हैं अपना जो फसल बेचते हैं वो किसको बेचते हैं, एफसीआई को बेचते हैं, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य निगम को अपना अनाज बेचते हैं, जिसके माध्यम से वो आपके पास ये पहुंच पाता है। फिर आता है पीडीएस। क्या आता है, पीडीएस। पीडीएस मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसका मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या होता है, आप लोग गांव में रहते हैं या दिल्ली कहीं पर भी रहते हैं तो इसमें क्या होता है, आपको 2 रुपये किलो चावल, दाल, गेहूं, चीनी ये सब मिलता है ना। वो किसके थ्रू मिलता है, वो पीडीएस के थ्रू मिलता है। जाकि आपको फ्री में अनाज देती है ना सरकार, वो पीडीएस के माध्यम से देती है। सरकार किससे खरीदती है, किसानों से। किसानों से कौन से मूल्य पे खरीदती है, एमएसपी पे खरीदती है। एमएसपी पे रेट पे खरीदती है। अब कौन खरीदता है सरकार के बिहाफ पे, तो एफसीआई खरीदती है। फिर आपको 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो चावल मिलते हैं। जैसे मान लो कि गेहूं सरकार ने 10 रुपये किलो खरीदा, मान लेते हैं 10 रुपये किलो, लेकिन आपको गेहूं 2 रुपये किलो सरकार देती है ना। सरकार महंगे पेज खरीदती है, आपको सस्ते में देती है। इसको हम सब्सिडी कहते हैं या फिर सहायता बोलते हैं। इसको वेलफेयर कहते हैं। इसको समाजवादी एक पक्ष है, ठीक है। सब्सिडी आ गया ना, सब्सिडी समझ में आ गया कि सरकार आपको थोड़े से पैसे देती है क्योंकि काम आप जब नहीं कर पाते हैं। फिर आता है किसान मंडी। किसानों ने अपने अपने मंडी बना रखे हैं कि हम अपना सामान ले जाके वहीं बेचेंगे। जैसे पंजाब, पीवी मतलब पंजाब, एचआर मतलब हरियाणा, आरजे मतलब राजस्थान। यहाँ पर अपनी मंडी है। कौन सी मंडी है, अपनी मंडी, जहाँ पे किसान अपना व्यापारी करते हैं उसको ये लोग बोलते हैं अपनी मंडी। पुणे के अंदर क्या है, पुणे के अंदर हाट पसार जो मंडी है, ठीक है। आपने एक सलमान खान की फिल्म भी आई थी, कौन सी फिल्म थी मुझे याद नहीं है, जिसमें सलमान खान पुलिस वाला रहता है, मुझे याद नहीं है। उसमें हाट पसार मंडी को दिखाया गया है। आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है उसमें रायथू बंधु है। यहाँ पे रायथू बाज लिखा है अपने बुक में, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो वहाँ पर ये लोग किसान लोग जाके अपनी खेती बाड़ी का सामान बेचते हैं। तमिलनाडु के अंदर टीएनडी मतलब उझावर मंडी है। क्या सा मंडी है, उझावर। ये क्या होता है, सीयूटी का जब पेपर देंगे ना, सीयूटी का पेपर देंगे जो कॉलेज के एग्जाम होता है, उसमें ये मैचिंग के लिए आता है। किस लिए आता है, फॉलोइंग द मैचिंग के लिए उसमें आता है, 100% आता है। फिर आता है अनुबंध खेती को बढ़ावा देना चाहिए। अनुबंध मतलब किसी कंपनी से टाई अप कर लेना चाहिए ताकि आपका अधिक से अधिक फायदा हो सके, ठीक है। इसमें किसानों को ज़्यादा फायदा हो सकता है। अभी जो हमारे किसान आंदोलन हुआ था वो किस लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही तो लेकर हुआ था, ठीक है। आपने मोरिया कंपनी का नाम सुना होगा, आईटीसी की कंपनी का नाम सुना होगा, है ना। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। आपने पेप्सिको का नाम सुना होगा, पेप्सिको, आलू किस, पेप्सिको का ना केस है, पेप्सिको केस ऑन पटेटो। पटेटो वाला केस पढ़ना, बड़ा मज़ेदार किस्सा है, मतलब किस्सा है, कथा है। कथा क्या मतलब, रियल है, ये रियल है। ये गुजरात का केस है जिसमें कि पेप्सिको ने एक किसानों से क्या किया था, अनुबंध किया था कि भाई हमारे लिए आप आलू उगाइए चिप्स के लिए। किसानों ने उगाया, किसान सीख गए। उन्होंने क्या किया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब वो खुद उगा के लोकल कंपनी को बेचने लगे। इससे कि पेप्सिको कंपनी को, लेस कंपनी को घाटा होने लगा, ठीक है। फिर सरकार ने पहले तो किसके पक्ष में फैसला, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब जो हाई कोर्ट है, वो किसके पक्ष में फैसला दिया, पेप्सिको के। बाद में किसी ने दोबारा केस कर दिया उस पर, ठीक है। फिर जो कोर्ट है हमारा CURT कोर्ट, वो किसके पक्ष में दिया, किसानों के पक्ष में। थोड़ा सा केस पढ़िएगा, बड़ा मज़ेदार केस है। फिर हम मिलते हैं इसी में, जो अपना अगला है, थोड़ा सा और चैप्टर रह गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मतलब इसी का पार्ट 3 का है, उत्पादन गतिविधियों का विविधीकरण। विविधीकरण मतलब अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है। कैसे किया जाए, तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लो भाई, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। जैसे मान लो एक हल होता है, क्या होता है, हल। ये कितना कर पाएगा काम, नहीं कर पाएगा। तो इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, ट्रैक्टर लेकर आना चाहिए। क्या लेना चाहिए, ट्रैक्टर लेकर आना
चाहिए। तो उत्पादन प्रणाली में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यानी मशीन से हमें काम लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा। कह रहा है फिर गैर कृषि कार्यों को बढ़ाना, जिसमें से गैर कृषि कार्य यानी प्राथमिक क्षेत्र के अलावा जो कार्य हैं वो भी करेंगे, तो फसलों का विविधीकरण होगा, मतलब उत्पादन का विविधीकरण होगा, जिससे कि लोगों के आय बढ़ेंगे। तो अब कहता है विविधीकरण से क्या लाभ है भाई, क्यों करें भाई, कुछ तो काम करने कुछ तो लाभ हो। तो पहले जोखिम को कम करता है। आप 2-4 काम करेंगे तो एक में हो सकता है प्रॉफिट और दूसरे में घाटा हो जाए, तो आप क्या करें, मैनेज कर सकते हैं। आप मान लीजिए खेती भी करते हैं, ठीक है, और प्लस पशुपालन भी करते हैं। क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। मान लीजिए खेती खराब हुआ तो पशुपालन से आप इनकम आ जाएगा। मान लीजिए कि पशुपालन खराब हो गया, जैसे कि अभी गायों में लैम्पी डिसीज करके कोई बीमारी आया है, तो मान लीजिए पशुपालन खराब हो गया तो फिर खेती से पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो जोखिम हमारा कम हो जाता है। फिर आता है इनकम, आपका इनकम बढ़ जाता है। जब इनकम बढ़ जाएगा तो आप अच्छे से काम कर पाते हैं। कहते हैं ना, जब पैसा आता है तो सब चीज़ बढ़िया से होता है। फिर उत्पादन बढ़ेगा, हमारा क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो। फिर आता है रोजगार, है ना। मान लीजिए जब खेती का काम होता है तब पशुपालन छोड़ सकते हैं, है ना। जब पशुपालन का काम होता है हम खेती छोड़ सकते हैं, यानी हम बेरोजगार नहीं रहेंगे। जो हम लोग मौसमी बेरोजगार बोलते हैं ना, कि एक मान लीजिए धान की खेती में शुरू में तो काम होता है, उसके बाद काम नहीं होता, तो पशुपालन करेगा तो उसको अलग से फायदा हो सकता है। फिर आता है विविधीकरण में क्या करें, हम क्या करें, कैसे करेंगे भाई। तो पहले कृषि विविधीकरण, उसमें क्या कर सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण कर सकते हैं। आम की फैक्ट्री नहीं लगती, आम के जूस बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, पापड़ बनाने के लिए, है ना, ये सब का काम कर सकते हैं। चिप्स बनाने के लिए, है ना, ये सब का काम बढ़िया से कर सकते हैं। फिर आता है चरम उद्योग। चरम, अब जब मान लीजिए पशु पालिएगा, अब उसको मतलब बहुत सारे लोग पशु को खाते हैं, जैसे गाय खाते हैं, भैंस खाते हैं, तो मर जाता है तो चमड़ी थोड़ी खाते हैं, लेदर जो बनता है उसको चरम उद्योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चरम उद्योग। तो उसमें बेल्ट, जूते बनाने के लोगों को और भी रोजगार मिल जाएगा। तो चरम उद्योग पे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी जो बीमारी चली है गायों में, तो दूसरे देशों में होता क्या करते हैं, सारे गायों को किल कर देते हैं। जितनी भी बूढ़ी गाय हैं जिनको बीमारी हो रहा है उनको किल कर देते हैं। जो उनका चमड़ा है, क्या करते हैं, उनसे ये लोग क्या कर लेते हैं, वो लेदर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, लेदर बना सकते थे, है ना। फिर आता है हस्त उद्योगों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, जिसके अंदर कारपेंटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब का काम छोटे छोटे कुटीर उद्योग में काम करना चाहिए। फिर आता है पशुपालन भी करना चाहिए इनको। पशुपालन मतलब कि भैंस, मवेशी वगैरह, मुर्गी पालन वगैरह करना चाहिए इसमें। मत्स्य पालन मतलब मछली का पालन करेंगे तो क्या होगा, इनको फायदा ही फायदा होगा। मछली बड़ी काफ़ी बिकती है, बिहार वगैरह में जाऊँगी, उत्तर प्रदेश में जिधर मछली खाते हैं काफ़ी डिमांड रहता है। फिर बागवानी कर सकते हैं, खेती में क्या कर सकते हैं लोग, विविधीकरण के अंदर बागवानी कर सकते हैं। इसमें फल लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, सब्जी लगा सकते हैं। बागवानी बोलते हैं, बागवान है। कुछ लोग हो सकता है कि पर्यटन में अच्छे काम करें, ठीक है, ये हमारा गांव है और मैं हूं और यहाँ पे लोगों को बताया, इससे पर्यटन को ले जाए, है ना, पर्यटन को बढ़ावा दे, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे मध्य प्रदेश के अंदर एक मुर्गा है कड़कनाथ, तो वहीं मिलता है, तो वहाँ के लोगों का आजीविका का साधन बन चुका है। फिर आता है धारणीय विकास। मैं धारणीय विकास पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ कि धारणीय विकास का मतलब होता है कि ऐसा विकास जिसके अंदर आप वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करते हैं और संसाधनों को भविष्य तक ले जाते हैं। तो आपको कैसे करना है, अपना जो कृषि का काम करना है धारणीय तरीके से करना है, ताकि आप ऐसा ना हो कि मिट्टी को बिल्कुल बर्बाद कर दे, फर्टिलाइजर डाल के, उर्वरक डाल के खराब नहीं करनी, उसकी माँ बहन नहीं करनी मिट्टी की, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आने वाले समय में भी आपकी जो जनरेशन है, ठीक है, तो उस पर जीवित रह सके। फिर आता है जैविक खेती करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जैविक खेती करना चाहिए। ये इनकम बढ़ाता है, ये इनकम बढ़ाता भी और डुबोता भी। अभी श्रीलंका की कहानी बताऊंगा। हमें जैविक खेती में हम जो उर्वरक होता है, यानी जो रसायन होता है, जो रसायन चीज़ होता है, इसमें हम प्रयोग नहीं करते। देखते हैं ना गांव में यूरिया छिड़कता है, तो यूरिया वगैरह इसमें प्रयोग नहीं करना है। कीटनाशक नहीं करना है। कीटनाशक समझते हैं, जो कीड़े मकोड़े मारता है, ये सब मारने वाले दवाई प्रयोग नहीं करने। शाकनाशक मतलब जो अनवांटेड जो प्लांट होते हैं ना, उनको भी नहीं, उनको नहीं मारना, ये सब का यूज़ नहीं किया जाता। यूज़ फिर क्या करते हैं जैविक खेती में, तो गोबर करते हैं, घरेलू अपशिष्ट जैसे फलों के छिलके हो गए, बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना, वेस्टेज खाना हो गया, इनका प्रयोग करना है। अभी हम श्रीलंका का केस स्टडी बताता हूँ, उसमें क्या हुआ। उसने हम भारत के अंदर पहला जो राज्य है वो सिक्किम है, जो कि पूर्ण तरीके से जैविक खेती करता है। ये नाम सुनने में बहुत मज़ेदार है कि हमारी परंपरा पे चलो, है ना, देसी खाना खाओ, लेकिन भारत के अंदर 120 करोड़ लोग हैं मान लेते हैं, तो इनको पेट नहीं भर सकता, जैविक खेती से पेट नहीं भर सकता, क्योंकि हमें मास प्रोडक्शन करना है। अभी श्रीलंका सभा को किसी ने समझा दिया था, किसी ने क्या समझाया, चाइना ने समझाया और दूसरे देशों ने समझाया कि आप अगर जैविक खेती करोगे ना, क्या करोगे, जैविक खेती, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जैसे कि मान लो अगर दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे केंद्रीय भंडार होता है। क्या होता है, केंद्रीय भंडार। तो अब चना लेने जाना है, कोई भी चीज़ लेना, तो एक चना मिलता है 80 रुपये, दूसरा मिलता है 140 रुपये किलो, ठीक है। जो 80 रुपये किलो मिलता है, ये उर्वरक वाला होता है, जो हम फर्टिलाइजर डाल के उगाते हैं। जो 140 रुपये वाला होता है वो क्या होता है, जैविक होता है, यानी ऑर्गेनिक होता है, ठीक है।
अब आते हैं श्रीलंका पे। जी श्रीलंका को समझाया किसी ने कि भाई साहब आप अगर जैविक खेती करते हो ना, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, उसने कहा अच्छी बात है। तो उसने क्या किया कि यूरिया बैन कर दिया, अपने देश के अंदर यूरिया बैन कर दिया। अब जैसे ही बैन किया, जो उसके माल सोचा था कि हमें कहाँ बेचेंगे, यूरोप में बेचेंगे, यानी इजराइल कह रहा हूँ, क्या नाम है, यूक्रेन और रसिया को बेचेंगे। तो वहाँ पे लोग मतलब ये उनके बीच युद्ध हो गया, तो इनका सामान वहाँ जा नहीं पाया, ठीक है, खरीदने वाला कोई रहा नहीं, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो गया, तो लोगों को खाने के लाले पड़ गए। तो उसको अगर श्रीलंका जो बर्बाद है, आर्थिक संकट आया हुआ है चाइना के चक्कर में, उसमें जैविक खेती भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। तो ये अपना जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर सकते हैं, या तो वीडियो देखने से पहले बुक पढ़ें या देखने के बाद अवश्य बुक पढ़ें, तभी ये चीज़ें समझ में आएगा। जय हिंद।